नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे और 21 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर पे के एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस एनालिसिस का अगर आपको दोस्तों समरी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पे इसकी समरी का पीडीएफ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। उसके अलावा दोस्तों और भी स्टैटिक पोर्शन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस करंट अफेयर्स, वो सारे पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एनालिसिस का। दोस्तों जो सबसे पहली खबर है, मैंने थंबनेल में भी लगाया है, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है। हमारे देश के लिए एक शर्म करने वाली, शर्म से हमारा सर झुका देने वाली खबर है। और मतलब ये इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक खबर आई है मणिपुर से, जहां हमारी दो बहनों को नंगा करके पूरे शहर में, पूरे पूरे टाउन में घुमाया गया। और ये किया एक मॉब ने, जो कि मीटी कम्युनिटी की थी, जिसने कुकी के मॉब्स पे, कुकी के ट्राइब्स के एक सेटलमेंट पे हमला किया। और वहाँ से जो भाग रहे 5 लोगों में से 2 महिलाओं को उन्होंने नंगा घुमाया। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शर्मसार करने वाली खबर है, तार तार करने वाली खबर है, जो मणिपुर से आई है। दोस्तों ये अभी का नहीं, ये 20 दिन पहले की वीडियो सरफेस हुई है, वायरल हुई है, जब मणिपुर में हिंसा अपने चरम पे थी। और इसको हमारे देश के विभिन्न कोनों से अलग अलग लोगों ने कंडेम किया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो दोस्तों आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों एक गांव है मणिपुर में जिसका नाम है बी फियानोम गांव। दोस्तों इस गांव में मीटी कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, उन्होंने हमला कर दिया। 1000 के लगभग लोग थे जो इस गांव में, जिन्होंने इस गांव में हमला किया। ये कुकी ट्राइब्स का गांव है, और इन गांव वालों को शायद पता चल गया था कि अब हमारे ऊपर हमला होने वाला है मीटी कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो ये गांव खाली करके भाग चुके थे, लेकिन वहाँ से 5 लोग भाग रहे थे, जिनका पीछा इन हुड़दंगियों ने किया। और इन 5 लोगों के वहाँ की पुलिस ने रेस्क्यू भी कर लिया। दोस्तों रेस्क्यू करने के बाद भी इन 1000 लोगों की भीड़ ने इन 5 लोगों को अगवा कर लिया पुलिस कस्टडी में से। और इन 5 में से 2 महिलाएं थी, जिनको नंगा करके परेड कराया गया। और इनके जो जिन जिन महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनके पिता को पहले ही ये 1000 की भीड़ मार चुकी थी। मतलब अगवा करते टाइम ही मार दिया। फिर जब इनमें से एक महिला के साथ जब ये 1000 की भीड़ गैंगरेप कर रही थी, तो उस महिला के भाई ने विरोध करने की कोशिश की, उसको भी मार दिया गया। उसके बाद ये 2 महिलाएं किसी तरह इस 1000 की भीड़ की चंगुल से छूटकर भागने में सफल हुई और पुलिस में कंप्लेन कराई। और पुलिस ने भी दोस्तों कंप्लेन 20 दिन बाद दर्ज की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितनी शर्मनाक घटना हुई है, और मतलब इसको बयां भी नहीं किया जा सकता। ये किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो ये घटना बहुत ही तार तार करने वाली, अनफॉर्चुनेट घटना कही जाएगी। ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड को किल करने वाली ये घटना कही जाएगी। लेकिन चूंकि ये हमारे देश में हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। और अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे जो नेता हैं हमारे देश के, उन्होंने इसको कंडेम किया है, कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि इस तरह की कोई घटना होती है तो कड़े शब्दों में विरोध किया जाता है। लोग, हमारे नेता उसको निंदनीय कहते हैं, उसको उसको वो कहते हैं कि हम जितने भी शब्दों में इसका निंदा करें वो कम होगा। इन सब चीज़ों से दोस्तों अब पब्लिक ऊब चुकी है। अब पब्लिक को डायरेक्ट एक्शन चाहिए इन हुड़दंगियों के खिलाफ, जो इसके मास्टरमाइंड्स हों उनके खिलाफ। और मैं ये नहीं कहता कि भीड़ तंत्र से इनका इलाज करो, नहीं दोस्तों, इलाज कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन जल्दी होना चाहिए। दोस्तों अब अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाए जो अभी है, तो इनको सज़ा होने में 7 साल 8 साल, मतलब जल्दी जल्दी लग सकती है। अब निर्भया केस में भी दोस्तों आपने देखा था कि 7 साल लग गया परपिट्रेटर्स को फांसी पहुंचाने में। और तब जबकि देश का गुस्सा इन 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 अपराधियों के प्रति बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ भी देश का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाएगा तो लोग उसको भूलते जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही इन परपिट्रेटर्स को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे इनको महीने, 2 महीने और मैक्सिमम या तो 3 महीने में कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इस तरह की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड होना चाहिए, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो कि आगे जाके कोई भी इस तरह की
इस तरह का दुस्साहस, इस तरह का दुस्साहसी कदम ना उठा पाए, और ये इस तरह के जो जो फास्ट और डिसाइसिव सज़ा होगी, वो हमारे समाज के निर्माण में हमारा मदद करेगी, और ऐसे जो साहसी और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ये सबक दिखाएगी कि आपके ऐसे कदम से आपको आपके ऊपर क्या परिणाम पड़ सकता है इसका, और आप कहाँ लैंड कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे देश की इस घटना से डीपली डिस्टर्ब्ड है, डीपली आहत है, और उन्होंने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को आदेश दिया है कि अगर आप जल्दी से जल्दी इस मामले में कुछ नहीं करते हैं तो हमें स्टेप इन करना पड़ेगा, और ये पूरा मामला हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पे इस मामले पे एक्ट कर रही हैं, और 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिसमें से मेन कल्प्रिट भी है, जो आपने देखा होगा थंबनेल में, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और सबसे ज़रूरी ये है कि एक प्रेसिडेंस सेट किया जाए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला खबर, और जो बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है, और ये तब लाइमलाइट में आया है जब ये घटना को 20 से 25 दिन बीत चुके हैं, और तब तक 20 दिन तक इस घटना के बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। ये जब वीडियो सरफेस हुआ है तब इस घटना की बात आई है, और वीडियो सरफेस हुआ दोस्तों ट्विटर पे। तो सरकार ने भी ट्विटर को आदेश दिया है कि आप आईटी रूल्स को के मुताबिक ही काम करें, इस तरह की वीडियोस आप सरफेस ना होने दें, जिससे वहाँ पे मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने की गुंजाइश हो जाए। जैसे दोस्तों, अभी मणिपुर में जो हिंसा थी वो थम गई थी, और रेजोल्यूशन की तरफ मणिपुर की जो कम्युनिटीज़ हैं, मीटी कम्युनिटीज़, कुकी और नागा कम्युनिटीज़, वो बढ़ रहे थे। लेकिन अब इस वीडियो के सरफेस होने की वजह से फिर से वहाँ दंगे की प्रॉब्लम आ सकती है, और इसकी गुंजाइश फिर है कि वहाँ फिर से दंगा भड़क जाए, क्योंकि ये पूरे देश को बहुत ही झकझोरने वाला वीडियो था। तो इसी पे यूनियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से जवाब मांगा है कि आपने ऐसे वीडियो को सर्कुलेट क्यों होने दिया, और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक, सबसे यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप इस तरह के किसी भी कंटेंट को अपने साइट से हटा लें। तो दोस्तों, ये थी मणिपुर की खबर, जो कि हमें बहुत शर्मसार करने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली पे आते हैं मणिपुर से। दिल्ली में दोस्तों, आपको पता है कि एलजी साहब और हमारे केजरीवाल साहब आपस में भिड़े हुए हैं। क्यों भिड़े हुए हैं दोस्तों? क्योंकि एक अब ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023। दोस्तों, ये राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो पीडीएफ देंगे उसमें जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी होंगी, आपको समझ में भी आएंगी। आप बस हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाया गया। उस ऑर्डिनेंस के उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में दोस्तों 3 मेंबर थे। इन 3 मेंबर में एक हमारे सीएम साहब थे, एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे। और ये इस अथॉरिटी का काम क्या था? इस अथॉरिटी का काम था कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप ए के जितने भी अधिकारी थे, उनके ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग और उनके खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है, उस पे ये कमेटी निर्णय लेगी। और इस कमेटी का निर्णय जो है वो मेजॉरिटी के निर्णय से माना जाएगा। तो सीएम है, चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो मेजॉरिटी किसकी होगी दोस्तों? चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर मिल जाए तो वो सीएम को ओवररूल कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो आ, वो आ, एक चुने हुए व्यक्ति को ओवररूल कर देंगे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों? इससे हमारे एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी में दरार आने की पूरी संभावना है। एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी में दरार आने की पूरी संभावना है। ये सरकार से चुने हुए व्यक्ति हैं, ये पब्लिक से चुने हुए व्यक्ति हैं, और ये सेलेक्टेड व्यक्ति हैं। ये इलेक्टेड हैं और ये सेलेक्टेड है। तो दोनों में रिफ्ट आने की पूरी संभावना है। और यहाँ से भी दोस्तों, जब मान लीजिए ये तीनों में सहमति बन गई और कोई ऑर्डर पास हुआ, और वो अगर एलजी साहब को पसंद नहीं है, तो भी वो इस पर वीटो कर सकते हैं, इसको वापस भेज सकते हैं। तो कुल मिला के सीएम को बहुत ही वीक बना दिया गया इस अथॉरिटी के थ्रू, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, और इन्हें
डेफिनेट सी बात है ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो अब ये दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको इस अथॉरिटी के द्वारा कमज़ोर बना दिया गया है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो ये एक मतलब पपेट की तरह यहाँ बैठे रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी पे जो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि ये जो अथॉरिटी बनी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले। और तब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट नहीं कहूँगा, सेंटर के ऑर्डिनेंस पे समीक्षा करने के लिए इसकी तीन जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है और बेंच इस पे डिसाइड करेगी, हियरिंग होगी कि ये जो सेंटर का ऑर्डिनेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। क्योंकि देखिए दोस्तों साफ साफ इस ऑर्डिनेंस से ये पता चल रहा है कि यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है जिसको हमारी जनता ने चुना है थ्रू इलेक्शन, वो अब ब्यूरोक्रेसी से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। और दोस्तों ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करने के लिए है, ये बाबू लोग हैं, न कि ये शासक हैं। तो शासक कोई नहीं है दोस्तों, लेकिन जो चुनी हुई सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव है उससे ये अपेक्षा रहती है कि वो पब्लिक के प्रति जवाबदेह होगा। किसी भी एक्टिविटी, किसी भी कार्य, कोई भी चीज़ जो होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। और अगर उसे इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट ना मिले प्रशासन चलाने में, तो ये उसके लिए खासी मुश्किल हो सकती है कि कैसे वो जनता को जवाब दे कि उसने जो वादे किए थे उसको वो कैसे निभाएगा। इसके लिए दोस्तों जब ये ब्यूरोक्रेसी इनका सपोर्ट नहीं कर रही थी तो इन्होंने 427 एडवाइजर्स को, कंसल्टेंट्स को इंडिविजुअल मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की कैपेसिटी पे हायर किया था, जिसको हमारे एलजी साहब ने निरस्त कर दिया था। कहा था ये इलीगल है भैया, इनको कहाँ से हायर कर लिया, ये तो कोई ये ना कोई सरकारी एज, ना कोई सरकारी कर्मचारी हैं, ना इनका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, तो आपने हायर कहाँ से कर दिया। तो इनके अपॉइंटमेंट को भी निरस्त कर दिया गया। तो अब ना इनके पास ब्यूरोक्रेट्स बचे, ना एडवाइजर्स बचे, तो भैया ये चलाएंगे कैसे सरकार। तो इसी पे ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, कहे भैया अब आप ही डिसाइड करो कि दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है वो प्रशासन कैसे चलाएगी, अपने से चलाएगी या फिर एलजी साहब के आदेशों पे चलाएगी। तो दोस्तों ये मामला था। अब जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इस पर डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इस पर डिसाइड करेगी कि ये जो अथॉरिटी बनाई गई है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये लीगल है कि नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लैंड स्लिप हुआ है। दोस्तों रायगढ़ जिला जो होता है, रायगढ़ जिला जो है महाराष्ट्र का, वो वेस्टर्न घाट्स में आता है। वेस्टर्न घाट्स में एक जिला है और ये बहुत ही, यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ की जो टरेन है वो बहुत ही फ्रजाइल है। मतलब जो पहाड़ हैं, टरेन्स है, वो बहुत ही भुरभुरी है, फ्रजाइल है। और जब रेनफॉल होती है तो यहाँ के जो रॉक्स हैं वो स्लाइड कर जाते हैं और इसी को हम कहते हैं लैंड स्लिप। एक पहाड़ है, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे एक सेटलमेंट बसी हुई है। जब भी रेनफॉल होती है या फिर ज़्यादा वाटर सेचुरेशन हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो मिट्टी है, जो कमज़ोर मिट्टी है, ये स्लाइड कर जाती है डाउन द स्लोप अंडर द ग्रेविटी, और इसी को हम लैंडस्लिप कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जान माल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो लैंडस्लाइड्स की वजह से लैंडस्लिप के बारे में और देखते हैं दोस्तों। ये क्या है? ये है दोस्तों रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉयल, वेजिटेशन डाउन द स्लोप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि मैंने बताया कि जो रॉक्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे डाउन द स्लोप मूवमेंट करेंगे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और जो भी यहाँ सेटलमेंट्स होंगे उसको रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। वो क्यों होता है दोस्तों? ये लैंडस्लिप्स हैवी रेन की वजह से, अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर यहाँ पेड़ पौधे काट के ओवर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो भी इससे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, उनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। तो जब आप इनको काट देंगे तो ये रूट्स नहीं रहेंगे और ये यहाँ की जो सॉइल है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगी और वो लैंडस्लाइड्स कर सकती है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस भी इसका एक कारण है। और जैसा कि मैंने बताया, रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने पेड़ तो काट दिए, लेकिन अब उससे आपने क्या किया, सॉइल को वहाँ पे इनस्टेबल बना दिया। और उसके कुछ प्रकार देख लेते हैं, लैंडस्लाइड्स के कुछ प्रकार देख लेते हैं। अर्थ फ्लो, मास मूवमेंट, मड फ्लो, रोटेशनल शिफ्ट, एवलांच, ये एक प्रकार है
लैंडस्लाइड के। और इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि ये ग्रेनाइट रॉक्स हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी तो ज़्यादा लैंडस्लाइड्स के खतरे होंगे, ग्रेनाइट रॉक्स होंगे या फिर आपके हार्ड रॉक्स होंगे या ब्लॉक माउंटेन होगा तो लैंडस्लाइड के खतरे कम रहेंगे। तो ये भी एक वजह है देखा जाने का कि किस तरह का टेरेन है। देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग रॉकफॉल, ये अलग अलग लैंडस्लाइड्स के तरीके बताए गए हैं, जो है रॉकफॉल, डेब्रिस फ्लो, स्लम्प। स्लम्प में क्या होता है, पूरी पूरी ज़मीन ही आपकी, एक पूरा ज़मीन का टुकड़ा ही खिसक जाता है नीचे। रॉकफॉल, डेब्रिस फॉल, इसमें जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो डाउन द स्लोप जाते हैं। डेब्रिस फ्लो में दोस्तों पानी के थ्रू जो रॉक के टुकड़े होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, मतलब वो नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्लो कर जाते हैं। तो ये सब दोस्तों लैंडस्लाइड के एक प्रकार है जो अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। ये कहाँ कहाँ होते हैं दोस्तों इंडिया में? ये इंडिया में दोस्तों लैंडस्लाइड बेसिकली उन जगहों पे फैले हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और हिली टेरेन है दोस्तों। तो ये कहाँ कहाँ होगा? ये है वेस्टर्न घाट्स में होता है, ये आपका वेस्टर्न हिमालयाज में होता है, ईस्टर्न हिमालयाज में होता है, पूर्वांचल हिल्स हैं, यहाँ पूर्वांचल हिल्स यहाँ पे भी होता है दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा बहुत आपको ये ईस्टर्न घाट्स के ज़िलों में भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचाया गया है, काट दिया गया है हमारे द्वारा। तो ये था दोस्तों लैंडस्लाइड के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए देखिए दोस्तों, अब अगले इशू पे आते हैं, कच्छा थीवू इशू। कच्छा थीवू क्या है दोस्तों? ये एक आइलैंड है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कच्छा थीवू जो आइलैंड है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये पार्क स्टेट में एक आइलैंड है। ये देखिए यहाँ पे है, ये भारत है, ये श्रीलंका है। ये एडम्स ब्रिज जो है हमारा, राम सेतु जो है उसके दाहिने साइड है, मतलब उसके ईस्ट में है। अब दोस्तों ये इसका इशू क्या है दोस्तों, पूरी कहानी आपको हम बताते हैं दोस्तों। कच्छा थीवू जो आइलैंड है वो एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है और 285 एकड़ में फैला हुआ है। ये श्रीलंकन साइड में दोस्तों, मतलब दोस्तों इस पे जो अधिकार है वो श्रीलंका का है। और इस आइलैंड पे एक कैथोलिक श्राइन है, मतलब जो क्रिश्चियंस है उनके लिए एक पिलग्रिमेज है, जिसको एक बहुत ही पवित्र एरिया माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका द्वारा। हमारे द्वारा भी, हमारे देश के भी जो पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इनके द्वारा भी ये बहुत ही सैक्रेड एरिया माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस आइलैंड को 1974 में जो इंदिरा गांधी सरकार थी उसने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया, दे दिया। मतलब क्यों दे दिया? क्योंकि 1974 में दोस्तों हम लोगों ने किया था न्यूक्लियर टेस्ट। अब न्यूक्लियर टेस्ट करने की वजह से दुनिया हमारे अगेंस्ट हो गई थी। तो श्रीलंका में नाम समिट हो रहा था, नॉन अलाइंग मूवमेंट का समिट होने वाला था, और इंदिरा गांधी जो है उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने श्रीलंका का सपोर्ट लेने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कच्छा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि किसी भी इंडियन टेरिटरी को, किसी भी फॉरेन देश को सीड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ नहीं, इन्होंने सीधे सीड कर दिया। तो इसीलिए जो अपोजिशन है और जो तमिलनाडु के रेसिडेंट्स हैं और बहुत सारे इंडियन रेसिडेंट्स जो हमारे देश के रेसिडेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये जो सीडिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी थी वो इलीगल थी। अब दोस्तों इंडियन टेरिटरी सीड जब किया गया 1974 के एग्रीमेंट में, तो उसमें ये भी बात कही गई कि जो हमारे फिशरमैन हैं वो यहाँ आएंगे, पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने जो नेट्स हैं, जो अपनी फिशिंग नेट्स हैं उनको सुखा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन सी जब पास हुआ 1976 में, तो दोस्तों ये जो राइट्स था हमारे फिशरमैन का वो भी उनसे छिन गया। तब से ये मुद्दा जो है विवादों में चल रहा है। अब दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो जब अब जब अब तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट से ये कह रही है कि जो कच्छा टीवू आइलैंड है वो श्रीलंका से वापस ले ले, उस पर बात करे, नेगोशिएशन करे और ये श्रीलंका से वापस ले ले, क्योंकि तमिल्स जो हैं वो ये मानते हैं कि उन पे
इस आइलैंड पे उनका अधिकार है। और श्रीलंका कहती है नहीं, ये आइलैंड उनका था राइट फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड, लेकिन इस पर अब इंडिया ने कब्जा कर लिया था। तो ये इशू है दोस्तों। अब देखिए अब आगे क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला करती है, और श्रीलंकन प्रेसिडेंट जब इंडियन गवर्नमेंट आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो हमारे जो पीएम है वो इस इशू पे क्या बात करते हैं। तो ये एक कच्चा तीबू इशू दोस्तों बहुत पहले से ही एक जीवंत इशू है। इसके यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, और ये अभी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं। देखिए दोस्तों ये एक एडिटोरियल में आर्टिकल निकला है, ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, जो कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में मॉनसून सेशन में ये जो लागू होने वाला है उसके फ्लॉस के बारे में बात करता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये जो आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, ये क्या कहता है। दोस्तों ये एडिटोरियल में सबसे पहले जो हमारे ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है डिजिटल, जिसका नाम है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, वो किसको देख के बनाया गया है, वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल यूरोपियन यूनियन का जो है उसको देख के बनाया गया है। और ये जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल है दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एग्जॉस्टिव और लार्जेस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये सबसे बड़ा और एग्जॉस्टिव डेटा प्रोटेक्शन बिल होने की वजह से एक टूथलेस टाइगर है। टूथलेस टाइगर क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जो बिल है ये सारे डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज को ये नहीं कर पा रहा है दोस्तों, ये मतलब एड्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए इसको इन्होंने टूथलेस टाइगर कहा है। चलिए अब इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन बिल पे आते हैं। इन्होंने कुछ इश्यूज बताए हैं इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन बिल पे। अब वो इश्यूज क्या हैं दोस्तों, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। दोस्तों सबसे पहला इशू इन्होंने बताया है कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो सिर्फ पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये जो पर्सनल डाटा है उसके अलावा जो अदर डाटा होते हैं उनके बारे में वो कोई भी बात नहीं करता है। और ये मतलब जो अदर काइंड ऑफ डेटा होते हैं वो भी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो कि पर्सनल डेटा की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और उन्हें हम कहते हैं नॉन पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा, तो नॉन पर्सनल डेटा का एग्जांपल दे दूं दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अमेजन नौ में, अमेजन जो आप जहां से आप खरीदारी करते हैं अमेजन से, उस पर 9 से 11 बजे के बीच में दिन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड रहती है, ये एक नॉन पर्सनल डेटा हो गया। ऊबर, ओला, ये सारी कंपनियों में एक पट्टी 12 से लेके 1 बजे के बीच में दिन में कौन कौन ट्रैवल करता है, ये भी एक डेटा हो गया। और ये डेटा निकालता कौन है दोस्तों, ये डेटा निकालते हैं डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंटिटीज़। बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ हैं जो डेटा प्रोसेसिंग में काम करते हैं, वो इसी तरह का डेटा निकालते हैं इन कंपनियों से, डेटा अलग अलग कंपनियों से डेटा लेके। तो दोस्तों जब ये डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज़ यहाँ से डेटा निकालते हैं तो इनके पास काफ़ी लोगों के डिटेल्स होते हैं, और इन डिटेल्स को ये अलग अलग एंटिटीज़ को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए ओला और उबेर, मान लीजिए 12 से 1 बजे के बीच में अगर वाराणसी में सावन के महीने में विश्वनाथ टेम्पल की तरफ जाते हैं मैक्सिमम, तो एक डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो ये जान जाएगी कि 12 से 1 के बीच में मैक्सिमम जो लोग हैं वो पिलग्रिमेज करने जाते हैं। तो वो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को, किसी होटल को ये डेटा दे सकती है। तो वो जब ये समझ जाएंगे कि भैया 12 से 1 के बीच में मैक्सिमम पब्लिक रहेगी, तो वो अपने होटल रेस्टोरेंट्स इन एरिया में 12 से 1 के बीच में खोल के रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ आ सकते हैं। तो इस तरह से डेटा प्रोटेक्शन इंडस्ट्री काम करती है, और ये जो डेटा है वो इनके पास आता है। लेकिन अब देखिए ग्लिच क्या है दोस्तों इसमें। ग्लिच ये है कि ये जो लोग हैं जिनके डेटा को ये इंडस्ट्रीज लेके बैठी हुई हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनका डेटा उनके पास है। कभी कभी फ़ोन भी आ जाएगा, हो सकता है किसी एक रेस्टोरेंट से इनमें से कुछ लोगों को फ़ोन चला जाए कि भैया आप आइएगा दर्शन करने, तो हमारे यहाँ आइएगा। अब ये जो पब्लिक है इनको पता ही नहीं चला कि अरे इसको कैसे पता चल गया, ये पूछता रह जाएगा मेरा नंबर किसने दिया, लेकिन वो बताएगा नहीं। तो ये एक नॉन पर्सनल डेटा, लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों आ गई नॉन पर्सनल डेटा में, जिसके बारे में ये बिल कुछ भी नहीं कहता है। तो अब ये जो हमारे ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि इन डेटा प्रोटेक्शन ये जो एंटिटीज़ हैं इनके लिए कुछ
पीनल प्रोविज़न होने चाहिए। अगर कोई भी इस तरह की शिकायत करता है कि हमारा डेटा चोरी कर लिया गया है, कहीं से भी चोरी हुआ हो और इस तरह से हमको कॉल आ रहे हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता करना चाहिए कि कहाँ से डेटा लीक हुई है और इनको पेनलाइज करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, दूसरा फ्लॉ क्या कहा है। अब ये जो बिल है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की बात करता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का क्या काम होगा दोस्तों, ये डेटा प्रोटेक्शन बिल के सारे प्रोविजंस को एनफोर्स करेगा और प्रोसीडिंग चलाएगा इंडिविजुअल्स, एंटिटीज़, कंपनीज, इनके प्रति ये प्रोसीडिंग चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है वो सुओ मोटो कोई काम नहीं करेगा। सुओ मोटो कोई काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब किसी ने कंप्लेंट लगाई हो, कंप्लेंट की हो कि हमारे साथ डेटा प्रोटेक्शन, हमारा डेटा प्राइवेसी ब्रीच हुआ है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट या कोर्ट्स इनको ऑर्डर करें कि हाँ भैया आप इस मामले में आप जांच करिए, तो ही ये कुछ कर सकते हैं। ये सुओ मोटो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम बताई गई है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है दोस्तों, सुओ मोटो ये काम नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि दोस्तों जैसे आपका जो डेटा है वो डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास चला गया, कैसे गया, अमेजन के थ्रू चला गया, ओला के थ्रू चला गया, ऊबर के थ्रू चला गया, किसी भी वेबसाइट पे आपने सर्व किया उसके थ्रू चला गया, तो आपको तो पता चला नहीं, आपको बहुत जानकारी भी नहीं है कि भैया ये काम जो बैकग्राउंड में है वो हो कैसे रहा है। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट को ऐसी जानकारी होती है, तो इनको सुओ मोटो भी इस तरह के जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इनको खुद एनालाइज करना होगा कि कौन कौन सी कंपनियां जो डेटा प्रोसेसिंग कंपनी है वो यहाँ से डेटा लेके प्राइवेसी लोगों की ब्रीच कर रहे हैं, तो इसको सुओ मोटो इस पर एक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये 2-3 प्रॉब्लम्स जो हमारे ऑथर है उन्होंने बताया है। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का जो पावर है वो उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर कर दो, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सुओ मोटो एक्शंस लेती है। उसे अगर कहीं लगता है कि भैया कहीं ब्रीच हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सुओ मोटो एक्शन लेके कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन को इन्फोर्स करती है। तो दोस्तों यही था ये आर्टिकल के बारे में। आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके मिल जाएंगी हमारे पीडीएफ्स में, तो आप बस समझिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रिच ब्रिज, दोस्तों आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज़ में क्रिच ब्रिज के बारे में, और यहाँ पे हमला किया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है रशिया की तरफ से कि क्रिच ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की गई। तो देखते हैं दोस्तों क्रिच ब्रिज क्या है और इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्रिच ब्रिज के लोकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये है क्रिच ब्रिज, ये कहाँ पे है, क्रिच स्ट्रेट में है। क्रिच स्ट्रेट दोस्तों किसके किसके बीच में है, वो क्रीमिया और रशिया के बीच में है। क्रिच स्ट्रेट के दोनों तरफ कौन कौन सी सीज हैं, एक तरफ है ब्लैक सी और एक तरफ है सी ऑफ अजोव। तो दोस्तों ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ध्यान में रखना है। क्रिच स्ट्रेट के क्रिच स्ट्रेट को तीन जो समुद्र की वाटर बॉडीज है वो इनक्लोज करती हैं, वो है तमन बे, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी। तो ये तीनों आपको याद रखना है, क्रिच स्ट्रेट याद रखना है, और ये किसको किसको जोड़ती है ये आपको याद रखना है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो ब्रिज है वो रशिया और क्रीमिया के बीच में इकलौता लैंड टू लैंड कनेक्शन का रूट है। रशिया ने दोस्तों जब क्रीमिया को कब्जे में लिया था तो ऐसी कोई ब्रिज नहीं थी, तो जैसे ही कब्जे में लिया तो अब ये सी रूट पे डिपेंडेंट थे क्रीमिया को कंट्रोल करने के लिए, और नहीं तो फिर इनको यूक्रेन के थ्रू, लैंड के थ्रू जाना पड़ता। तो इन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर किया कि ब्रिज बनाया जाए क्रिच स्ट्रेट पे, जिसको हम क्रिच ब्रिज कहते हैं। अब जब से ये ब्रिज बना है तब से ये ब्रिज यूक्रेन के टारगेट पे है। यूक्रेन ने एक बार जुलाई 17 में भी यहाँ पे हमला किया था, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, और ये कहा जा रहा है कि इस हमले को अंजाम दिया था यूक्रेनियन अंडर वाटर ड्रोन्स ने, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए थे। तो 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ तो उसके बाद ये ब्रिज बना, और उसके बाद इस पर हमले तब से जारी हैं। और अभी लेटेस्ट में हमला हुआ है कि ब्रिज के एक साइड पे हमला हुआ है, ये रोड का जो साइड है वो टूट गया, जिसमें 3 लोग मारे गए, उसमें एक बच्चा भी था, और एक साइड अभी भी काम कर रहा है लेकिन एक साइड टूटा हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो
यूक्रेनियन इन्वेजन रशिया कर रही है उसके अगेंस्ट में ये एक्ट किया गया है यूक्रेन द्वारा, और यूक्रेन इस चीज़ से मना कर रहा है। तो दोस्तों इस ब्रिज के बारे में आपको जानना है, इस ब्रिज के बारे की लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, और ये क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया। तो ये लिस्ट एक बार मैं लास्ट फिर से बताता हूँ। ब्रिज की लोकेशन ये क्रेच स्टेट में है, इसके अगल बगल है तमान बे, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। ये रशिया और क्रीमिया की जो मेनलैंड है उनको जोड़ता है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए ये मतलब एक इन शॉर्ट जो मैंने बताया वो आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये ब्रिज रशिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और ऑपरेशनल रीजन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय खूब हवा में चल रहा है, खूब मतलब इस पर चर्चाएं हो रही हैं। और चैटबॉट्स जो हैं वो मतलब जो हमारे सारे काम अब जो हमारे पब्लिशिंग के काम हैं, जो हमारे जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और हमें जो भी रियल लाइफ सॉल्यूशंस, जो प्रोफेशनल सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, वो चैटबॉट्स बहुत आराम से हमको दे देते हैं। उसको अलग अलग कंपनी अब चैटबॉट डेवलप करने की होड़ में लग गए हैं, और उसी होड़ में अब आया है एलॉन मस्क का XAI। और XAI किसको चैलेंज दे रहा है? ओपन एआई। ओपन एआई की कौन सी कंपनी है दोस्तों? जो चैट जीटीपी चलाती है। आप लोगों में से चैट जीटीपी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, जो नहीं किए वो एक बार करके देख लें, वो समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। तो चैट जीटीपी चलाती है चैट जीटीपी, और मस्क की जो XAI है अब उसमें एक वॉर हो शुरू हो गया है। क्यों शुरू हो गया दोस्तों? क्योंकि ये दोनों एआई मतलब दोनों एक्सीलेंस को पे पहुंचना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग फीचर्स के माध्यम से ये एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनके बीच में कंपटीशन छिड़ी हुई है। और इनके पास कौन है दोस्तों? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो टॉप और सबसे क्रीम एम्प्लॉयज़ है उनको ये लोग हायर कर रहे हैं, इनको एलन मस्क भी हायर कर रहे हैं, ताकि इनकी जो एआई है वो ओपन एआई से आगे निकल जाए। तो दोस्तों इस पूरे आर्टिकल में इसी बारे में इन्हीं के जो रसाकसी है इन दोनों फर्म्स के बारे में, उसके बारे में लिखा है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात लिखी है वो एआई इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स के बारे में लिखी है दोस्तों। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? एआई इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो चैट जीटीपी है, इनके डेटा कभी कभी फ्लॉ होते हैं। ये जो मतलब उत्तर देते हैं वो कभी कभी गलत होते हैं, और कॉपीराइट के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं अब ओपन एआई में, जो आपको सोल्यूशंस, जो आपको थीसिस पेपर जो आप भी बनाते हैं उस पर, उन पे जो ओपन एआई है वो कुछ ऐसे आपको टेक्स्ट देती है, वो कुछ ऐसे कंटेंट देती है आपको जो कि कॉपीराइट इन्फ्रिंज करते हैं, और इसी वजह से ये एआई में इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये आर्टिकल इसी बारे में था। मैंने आपको ये आर्टिकल के बारे में इसलिए बताया क्योंकि एआई इस समय बहुत न्यूज़ में है, और आपको पता होना चाहिए कि चैट जीटीपी किस कंपनी की है, वो ओपन एआई की है, और एलॉन मस्क की कौन सी कंपनी है? XAI। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, प्लस उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है एआई इंडस्ट्री में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस में इसमें लिख सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? कॉपीराइट इशू है, रॉन्ग डेटा है, और इसके अलावा ये है दोस्तों कि जो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो लूज़ हो रहा है, क्योंकि आप चैट जीटीपी पे डिपेंड हो जाएंगे। आप सारी जो अपनी प्रोफेशनल आपको जो भी काम है वो चैट जीटीपी से कराएंगे, तो आपका खुद का जो इंटेलिजेंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो लूज़ होता जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे सेंटर ने, हमारे सरकार ने राइस के एक्सपोर्ट को, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को इस समय होल्ड कर दिया है, क्योंकि हमारे देश में राइस की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं। तो उसको हमारे देश ने एक्सपोर्ट को होल्ड कर दिया है। और किस कैटेगरी में एक्सपोर्ट को होल्ड किया है? फ्री विथ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20%। मतलब कि वो राइस जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था, उनको उसको होल्ड कर दिया गया, क्योंकि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी, मतलब 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? मतलब जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 20% जो उसकी वैल्यू है उतना सरकार को पे करना पड़ेगा। तो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी बहुत राइस एक्सपोर्ट हो रहा था देश में। और उसका दोस्तों जब अलार्मिंग सिचुएशन तब आया जब सरकार ने देखा कि 2022 में 36 लाख टन
राइस एक्सपोर्ट हुआ था और 2023 में ये बढ़ के दोस्तों 42 लाख हो गया। तो और उसके बाद भी और इतना एक्सपोर्ट तो है ही, लेकिन हमारे देश में जब राइस की और ग्रेन्स की कमी होने लगी तो सरकार अलार्म हो गई और अब उसने राइस एक्सपोर्ट पे टोटल बैन लगा दिया। अच्छा दोस्तों, राइस एक्सपोर्ट बढ़ क्यों रहा है? इसका डिमांड बढ़ क्यों रहा है मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दोस्तों एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब कुछ राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो अल नीनो की वजह से वहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आई हैं जिसकी वजह से वहाँ राइस की उपज नहीं हुई है और एक्सपोर्ट हुई है, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल डिमांड बढ़ गया है। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से राइस के एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और जैसे साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, वहाँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं हो पाने की वजह से वो राइस का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर भी राइस के एक्सपोर्ट पे काफ़ी हद तक प्रभाव डाला है, इसीलिए इंडियन जो राइस है उसका डिमांड मार्केट में बढ़ गया। और जब हम जब राइस एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए तो पता चला कि हमारे देश में भी भैया बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ राइस की स्कैर्सिटी हो सकती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने राइस की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। कौन कौन सी कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर यूएई में, फिर नीदरलैंड्स में, फिर चाइना में। चाइना जबकि खुद ही राइस का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन वहाँ कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। फिर हम सऊदी अरेबिया में करते हैं, फिर सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, फिर इटली। तो इन दोस्तों में अब हम राइस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि सरकार फिर से कोई नियम नहीं निकाल देती। तो दोस्तों आज था ये दोस्तों, तो आज का हिंदू एनालिसिस में इतना ही। कैसा लगा आपको? आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।